हम लोग केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में तीसरे नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे जिसका नाम है धातु एवं अधातु, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इस चैप्टर से संबंधित पिछले 7 वीडियो में इस चैप्टर का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। यानी कि पीछे के 7 पार्ट जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसमें आपको इस चैप्टर का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको वहाँ पर मिलेगा। तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और आज के इस वीडियो में हम आपको इस चैप्टर का यानी कि धातु एवं अधातु चैप्टर का पूरा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताएंगे, जो कि आपके परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। तो बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। इस चैप्टर में कुल 71 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, जो कि धातु और अधातु से संबंधित होंगे और इस चैप्टर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग सबसे पहले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अधातु है। यानी कि यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें से आपको बताना है कि कौन अधातु है। इसी प्रकार से जैसे ही हम प्रश्न पढ़ेंगे, इसका सीधा जवाब आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा कि इसका कौन सा जवाब सही होगा। और अंत में जरूर बताइएगा कि 71 में से कितने प्रश्न का सही जवाब आप लोग बता पाए हैं। तो जोड़ते भी जाइएगा और साथ ही साथ आंसर भी बताते जाइएगा। तो चलिए सबसे पहला नंबर प्रश्न बताइए कि निम्नलिखित में कौन अधातु है। तो पहला का सही जवाब हो जाएगा कार्बन। कार्बन के बारे में आप लोग जानते हैं कि अधातु है, बाकी सोडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, यह सभी धातु हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बताइए कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है। निम्नलिखित में कौन उपधातु है। तो जिंक उपधातु है, नहीं है। कैल्शियम भी उपधातु नहीं है और कार्बन तो अधातु है। तो इसका सही जवाब जीई हो जाएगा, जर्मेनियम। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए तीसरा नंबर प्रश्न बताइए। कह रहा है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। तो आपको बताना है कि यह तत्व क्या हो सकता है। तो आपको बताना है कि यह तत्व क्या हो सकता है जो किसी धातु के साथ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। तो जल्दी से बताइए इसका कौन सा जवाब सही होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम, यानी कि तीसरा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों होता है। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक का लेप ना होकर के टीन का लेप क्यों होता है। क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। यानी कि चौथा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए पांचवा नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, जिसमें कह रहा है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। सर्वोत्तम कहने का मतलब कि सबसे ज्यादा सुचालक पदार्थ कौन है। तो हम आपको बताए थे कि जो चांदी होता है सबसे ज्यादा सुचालक होता है विद्युत का। तो चांदी का संकेत क्या होता है, एजी होता है। यानी पांचवा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए छठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में कौन उपधातु है। यहां पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से उपधातु कौन है। तो यहां पर उपधातु हो जाएगा एसबी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि पीतल क्या है। तो पीतल क्या है, इसके बारे में आपको बताना है कि धातु है कि अधातु है कि मिश्र धातु है कि उपधातु है। तो 7वां का सही जवाब हो जाएगा कि पीतल एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु के बारे में हम आपको सबसे अंतिम वाले वीडियो में यानी कि 7वें पार्ट में हम आपको बता चुके हैं कि यदि मिश्र धातु याद रखना है तो आप लोग कैसे याद रख सकते हैं। चलिए 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक यह चारों में कौन है, जल्दी से आप लोग बताइए 8वां का कौन सा जवाब सही होगा। तो कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl2, 8वां का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो 9वां का सही जवाब कौन सा होगा। कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कि ऑक्सीजन यानी कि O2 के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोल्ड, यानी सोना। और सोना का संकेत Au होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सोना जो है वह ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है। चलिए 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना को कितने कैरेट में व्यक्त किया जाता है। तो हम आपको बताए थे कि शुद्ध सोना जो होता है वह 24 कैरेट का होता है, लेकिन जब सोना का आभूषण बन जाता है तो वह 22 कैरेट का हो जाता है। लेकिन यहां पर तो आपसे पूछा जा रहा है कि शुद्ध सोना, तो शुद्ध सोना 24 कैरेट यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा।
चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर लोग अक्सर गड़बड़ करते हैं कि धातु और अधातु को अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं और गलत जवाब दे देते हैं। तो बताइए 11 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा। यहां पर कह रहा है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव में होता है। तो यदि अधातु पूछे तो ब्रोमीन हो जाएगा, लेकिन अगर धातु पूछता तो धातु में पारा हो जाता है। ध्यान रखिएगा, धातु में पारा जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, लेकिन अधातु में ब्रोमीन होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहा जाता है। 12 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो जल्दी से आप लोग 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइए। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट कितने प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं, और फिलहाल यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन का कौन कौन स्टूडेंट सही जवाब दे पाते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा, किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो लिथियम को, ध्यान रखिएगा, लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। 13 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो 14 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि Cu सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, यानी कि कॉपर। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अधातु है। तो अधातु कौन है, कार्बन अधातु है। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि Fe यानी कि लोहा तो अधातु नहीं है, एल्युमिनियम भी अधातु नहीं है, और सोना भी अधातु नहीं है। तो इसका मतलब कि कार्बन अधातु है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन क्या है। बस उसी प्रश्न को, जो 15 नंबर प्रश्न था, उसी प्रश्न को उलट करके पूछ दिया गया है कि कार्बन क्या है। तो कार्बन एक अधातु है। 16 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, सिलिका क्या है। सिलिका क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि सिलिका न तो धातु है, न तो अधातु है, और न ही उपधातु है, यानी कि इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु, बताइए जल्दी से, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, कि अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, कि साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करते हैं, कि इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर क्वेश्चन का कौन सा जवाब सही होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि 18 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के जो ऊपर वाले धातु हैं वह अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, यानी 18 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु क्या बनाते हैं। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु क्या बनाते हैं। धन आयन, की ऋण आयन, की उदासीन आयन, की सहसंयोजक बंधन। 19 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु धन आयन बनाते हैं। 19 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 20वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, क्या होते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं सामान्यतः क्षारकीय होते हैं, यानी कि 20 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे ही हम प्रश्न पढ़ते हैं आपको नीचे कमेंट में इसका जवाब बताना है, और जो भी स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सकें, और जल्दी से जल्दी आप लोगों का अटेंडेंस यहाँ पर पूरा हो जाए, ताकि हम जान सके आप लोग अंतिम में जब बोले कि हाँ सर मेरा इतना सही हुआ है तो आपका नाम ऊपर में शो हो। इस वजह से आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह क्या है। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धि को दूर करने के लिए, अशुद्धि कैसा है तो चुंबकीय अशुद्धि है, तो इसको दूर करने के लिए कौन से विधि का प्रयोग होगा। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि। अगर अशुद्धि दूसरा रहता तो दूसरा विधि का प्रयोग होता, लेकिन यहाँ पर अशुद्धि है चुंबकीय, तो यहाँ पर चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग होगा, ताकि चुंबक से चुंबक सट करके वह बाहर हो जाएगा। तो 21 का डी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 22वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। बताइए आप लोग कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण कैसे किया जाता है।
है। तो 22 का सही जवाब होगा कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन पल्लवन विधि द्वारा किया जाता है। हम आपको बताए थे कि ताड़पिन का तेल और पानी दोनों को घोल करके जब उसमें वायु का तेज झोंका प्रवाहित किया जाता है तो उसमें झाग उत्पन्न होता है, जिससे अशुद्धि नीचे बैठ जाता है और जो हमारा अयस्क होता है वह झाग के साथ ऊपर में चला आता है। तो इस विधि को क्या बोलते हैं? फेन पल्लवन विधि। और यह जो विधि है यह सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न 23 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है? एल्यूमिनियम का मिश्र धातु कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैग्नीशियम। ध्यान रखिएगा 23 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का मुख्य अयस्क होता है? 24 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा 24 का सही जवाब डी नंबर ऑप्शन होगा कि बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो बॉक्साइड एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कॉपर का निष्कर्षण यानी कि कॉपर किस अयस्क से निकलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कॉपर पाइराइट से निकलता है। कॉपर धातु किस अयस्क से निकलता है? तो कॉपर पाइराइट से, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 26 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? यहाँ पर 4 धातु के बारे में आपको दिया गया है और पूछ रहा है कि किस धातु का गलनांक सबसे कम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम यानी कि Na, यानी सोडियम का गलनांक सबसे कम होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? 27 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा 27 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा Sg। साधारण गंधक किस आणविक रूप में होता है? तो Sg के रूप में, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? फास्फोरस का आणविक सूत्र बहुत ही ज्यादा आसान है। तो फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? Pa होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा फास्फोरस का। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि सोना निम्नलिखित में से किस द्रव्य में घुल जाता है? सोना किस द्रव्य में घुल जाता है? तो हम आपको 2-3 बार बताए हैं कि जब आप लोग सुनार के पास आभूषण लेकर के जाते हैं तो वह एक्वारेजिया में सोना को डालता है, जिससे क्या होता है कि सोना का ऊपर वाला परत हट जाता है। तो एक्वारेजिया को क्या बोला जाता है? अम्लराज भी बोलते हैं। सबसे अंतिम वाले वीडियो में हम आपको बताए थे। तो अम्लराज यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 30वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। यानी कि आपको बताना है कि अमलगम मिश्र धातु में कौन धातु रहता है? तो 30 का सही जवाब हो जाएगा पारा। यानी कि पारा कहाँ रहता है? तो अमलगम धातु में, आप लोग ध्यान रखिएगा। अमलगम एक मिश्र धातु भी है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, तो प्रश्न कह रहा है कि वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में क्या मिलाया जाता है? वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ क्या मिलाया जाता है? तो 31 का सही जवाब हो जाएगा कि साधारण गंधक मिलाया जाता है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील पदार्थ है? अति ज्वलनशील कहने का मतलब कि जो आग बहुत जल्दी पकड़ लेता है। तो बताइए अति ज्वलनशील पदार्थ कौन है? लाल फास्फोरस है कि श्वेत फास्फोरस है कि साधारण गंधक है कि प्लास्टिक गंधक है? जल्दी से बताइए 32 नंबर क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो श्वेत फास्फोरस होता है यह अति ज्वलनशील होता है, यानी कि बहुत जल्द आग पकड़ लेता है, यानी कि 32 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? 33 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एल्युमिनियम धातु बॉक्साइड अयस्क से निकाला जाता है। 33 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 34 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपको बताना है। जल्दी से बताइए कि लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक क्या कहलाता है? 34 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा कि लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक क्या कहलाता है? तो यह यौगिक धातु मल कहलाता है। 34 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तत्व के गुण धर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? बताइए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसी तत्व के गुण धर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण उस तत्व की क्या कहलाती है? तो
उसे हम लोग बोलते हैं अपरूपता, यानी कि 35 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 36 नंबर क्वेश्चन बताइए कि धातुओं की प्रकृति कैसी होती है। 36 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो 36 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है, और जो धातु होते हैं वह विद्युत के सुचालक भी होते हैं, इसलिए 36 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 37 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, जिसमें कह रहा है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। लोहा एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो 37 का सही जवाब हो जाएगा कि जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, यानी 37 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, यानी कि वह कौन सा रासायनिक यौगिक है जिसको गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि जिससे हड्डी को जोड़ा जाता है, ऊपर से जो पट्टी बांधा जाता है उसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। तो यह किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिप्सम, यानी कि जब जिप्सम को गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है? तो जो अशुद्ध धातु होता है उसे एनोड बनाया जाता है, और शुद्ध धातु को कैथोड बनाया जाता है। और अशुद्ध धातु जब गलता है तो उसका जो शुद्ध पदार्थ होता है वह एनोड पर जाकर के जमा होता है। आपको पूरा प्रोसेस हम समझा चुके हैं। तो 39 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को एनोड बनाते हैं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन है यह चारों में? जल्दी से बताइए 40 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पोटेशियम, क्योंकि हम आपको बताए थे कि पोटेशियम का स्थान सबसे ऊपर होता है, तो पोटेशियम सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है, और सोना जो होता है यह सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होता है। तो 40 का सही जवाब के यानी कि पोटेशियम यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ, यानी कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाते हैं तो जो आग का लौ निकलता है वह पीला होता है कि नीला होता है कि चमकीली उजला की लाल? 41 नंबर क्वेश्चन का कौन सा जवाब सही होगा? तो 41 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाते हैं तो उत्पन्न आग की लौ चमकीली उजला होता है। 41 का सी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्वा किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? हम आपको बताए थे कि जो एक्वा रेजिया यानी कि जो अम्लराज होता है वह HCl और NH3, यहाँ पर HCl और HNO3, ध्यान रखिएगा HNO3, ठीक है, यानी कि नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों का मिश्रण होता है। लेकिन जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वह 3 भाग होता है और नाइट्रिक एसिड 1 भाग होता है, यानी कि यह 3:1 भाग का मिश्रण होता है। तो इसका मतलब कि इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन, 42 का सी नंबर आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 43 नंबर बताइए कि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है, यानी कि जब धातु की सतह अपने शुद्ध रूप में होती है तो चमकदार होती है कि खुरदरा कि काला कि इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब धातु शुद्ध रूप में होता है तो चमकदार होता है। 43 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन बताइए कि धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो 44 का सही जवाब हो जाएगा तन्यता। हम आपको बताए थे कि आघात वर्ध मतलब होता है कि पतला चादर बनाया जा सके, और तन्य कहने का मतलब होता है कि उसे खींच करके तार बनाया जा सके, यानी 44 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ धातुओं को पीट करके पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुण धर्म को क्या कहते हैं? तो अभी हम आपको बताएं कि यदि पीट करके पतला चादर बनाया जाए तो उसे हम लोग आघात वर्ध्यता बोलते हैं। 45 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं? हम आपको सबसे लास्ट वाले वीडियो में बताए थे कि अगर धातुओं को किसी हथौड़ी से पीटेंगे या फिर अगर धातु कोई कठोर सतह से टकराता है तो उससे आवाज निकलता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ध्वनिक बोलते हैं। ध्यान रखिएगा 46 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है, तो सोना हो जाएगा, क्योंकि हम आपको बताए थे कि अगर सोना को खींचना शुरू करें तो मात्र 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार, इसलिए सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन है, सोना है। 47 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 48 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। अभी हम आपको इसका जवाब बता दिए कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, तो 2 किलोमीटर। 48 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाया जाता है। तो आपको पता होगा कि धातु में सिर्फ मरकरी ही ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन अधातु के बारे में पूछे तो इसका जवाब ब्रोमीन हो जाएगा, इसलिए 49 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 50वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। यानी आमतौर पर आप लोग अधातु का गुण जानते हैं कि अधातु चमकीला नहीं होता है, लेकिन अपवाद में कौन सा अधातु है जो कि चमकीला होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयोडीन। ध्यान रखिएगा, 50 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है। 51 का सही जवाब हो जाएगा हीरा। आपको पता है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। 51 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका सही जवाब आपको नीचे कमेंट में बताना है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो 52 का सही जवाब हो जाएगा कि एथोडीकरण कहते हैं, यानी 52 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 53 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है। यानी कि यहां पर आपको बताना है कि किस प्रकार से इसको व्यवस्थित किया जाए, जो कि ज्यादा अभिक्रियाशील, उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस प्रकार से, यानी कि बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में। आप लोग जल्दी से बताइए 53 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब सी नंबर ऑप्शन, यानी कि मैग्नीशियम ज्यादा अभिक्रियाशील है, मैग्नीशियम से कम अभिक्रियाशील एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम से भी कम अभिक्रियाशील जिंक हो गया, और जिंक से भी कम क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। तो 53 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस प्रकार से जो व्यवस्थित किया जाता है इसको समांतर श्रेणी भी बोलते हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील बताइए, यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है। तो 54 का सही जवाब हो जाएगा सोडियम, यानी कि सोडियम जो है वह सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है। अब 55 नंबर प्रश्न कह रहा है जिसमें परमाणु संख्या आपको बताना है, और यहां पर लगातार 4-5 क्वेश्चन हम आपसे ऐसे पूछेंगे जिसमें परमाणु संख्या बताना है। तो हम आपको बार बार बोल रहे थे कि आप लोग परमाणु संख्या याद कर लीजिएगा। अगर आपको याद है, अगर आप लोग याद कर लिए हैं, तो यहां पर इसका सही जवाब बताइए कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। सोडियम की परमाणु संख्या 55 का सही जवाब कौन सा होगा, तो आपको पता है कि सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब पोटेशियम का बताइए, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। 56 नंबर क्वेश्चन, तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है, ध्यान रखिएगा। और पोटेशियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि पोटेशियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए इसका जवाब आप लोग नीचे कमेंट में बताइए, ठीक है। इसका जवाब आप लोग नीचे कमेंट में बताइए। अभी तक 2-3 टास्क हम आपको दे चुके हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग नीचे कमेंट में बताइए। बहुत ही ज्यादा आसान है। हम आपको क्या बताए थे, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में 2 होते हैं, तो लास्ट में जितना बच जाएगा वहीं बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। तो जल्दी से आप लोग पोटेशियम के बारे में बताइए। अब चलिए ऑक्सीजन के बारे में बताइए कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है। 57 नंबर क्वेश्चन, तो 57 का सही जवाब कौन सा होगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि 57 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा कि ऑक्सीजन यानी कि O2 की परमाणु संख्या 8 होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। बाह्यतम कक्षा में यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा जाए तो 6 होता है, क्योंकि पहले कक्षा में 2 तो दूसरे कक्षा में 6। इसी प्रकार से आपको ऊपर वाले का सही जवाब नीचे कमेंट में बताना है। अब 58 नंबर बताइए कि क्लोरीन की परमाणु संख्या बताइए। 58 नंबर क्वेश्चन, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो क्लोरीन का 17 होता है, यानी 58 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए अगला बताइए हीलियम की परमाणु संख्या। 59 नंबर क्वेश्चन, हीलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 59 का सही जवाब हो जाएगा हीलियम का 2 होता है। हम आपको बताए थे कि हाइड्रोजन का 1 होता है और हीलियम का 2 होता है, तो यहाँ पर आपसे हीलियम पूछा जा रहा है तो 2 हो जाएगा। 59 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 60 नंबर क्वेश्चन बताइए कि कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है।
कैल्शियम, कैल्शियम का संकेत Ca होता है, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, 60 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 61 नंबर क्वेश्चन बताइए कि फास्फोरस की परमाणु संख्या कितना है। 61 नंबर क्वेश्चन, तो 61 का सही जवाब बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 15। फास्फोरस की परमाणु संख्या 15, 61 का बी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आयनिक यौगिक NaCl का गलनांक कितना है। जल्दी से आप लोग बताइए NaCl का गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है, तो 62 का सही जवाब हो जाएगा 1074, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। हम आपको भर्जन और निस्तापन में अंतर बताए थे, आपको याद होगा छठे पार्ट में बताए थे। तो भर्जन और निस्तापन में हम आपको बताए थे, जिसमें भर्जन में बोले थे कि इसमें वायु की सीमित मात्रा नहीं होती है, लेकिन निस्तापन में हम आपको बताए थे कि इसमें वायु की सीमित मात्रा होती है। इसलिए 63 का सही जवाब निस्तापन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को भर्जन बोलते हैं। यदि आप लोग भर्जन और निस्तापन में अंतर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, हर हाल में आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। अब चलिए 65 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लंबे समय तक खुली वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की एक पतली परत चढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं। तो यदि लोहे को बहुत लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ देते हैं तो उस पर एक परत चढ़ जाता है, जिसे हम लोग जंग बोलते हैं, यानी 65 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। अयस्क के धातु का निष्कर्षण, ध्यान रखिएगा, अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो धातु क्रम बोलते हैं। 66 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हम आपको बताए थे कि धातु को पृथ्वी के अंदर से निकालना और उसको हमारे उपयोगी सामान तक पहुंचाना, इस क्रिया को धातु क्रम बोलते हैं। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन बताइए, जंग रोधी स्टील क्या है। जंग रोधी स्टील क्या है, तो जंग रोधी स्टील क्या है, तो 67 का सही जवाब हो जाएगा मिश्र धातु। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, जिसको स्टेनलेस स्टील भी बोलते हैं। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, तो 68 का सही जवाब हो जाएगा एफ। ध्यान रखिएगा आप लोग, 68 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। बताइए, क्रायोलाइट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा, क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। 69 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 70 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु, यह चारों में बताना है। ऐसे तो आप लोग जानते हैं कि सभी तत्वों में सबसे कम सोना होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4 ही ऑप्शन है और आपको बताना है कि इन चारों में सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है। तो इसका सही जवाब लोहा हो जाएगा, यानी कि Fe। अब हम लोग सबसे आखिरी प्रश्न देखेंगे 71 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, यानी कौन सा धातु है जिसे आसानी से हम लोग चाकू से काट सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम, यानी कि Na। तो कुल मिलाकर के 71 प्रश्न हम आपको बताए। हम आपको शुरू में ही बोले थे कि 71 प्रश्न बताएंगे। अब आप लोग को बताना है कि 71 में से कितने प्रश्न का सही जवाब आप लोग दे पाए हैं। उम्मीद करते हैं कि 65 प्लस तो जरूर आप लोग बताए होंगे। 65 से अगर कम सही है, इसका मतलब कि आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़े हैं। आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने की और ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जब तक सब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव पर कभी आपका पकड़ नहीं बन पाएगा। इसलिए आप लोग सब्जेक्टिव पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो जल्दी से आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि 71 में कितने प्रश्न का सही जवाब आप लोग दे पाए हैं। और उम्मीद करते हैं कि आज का यह क्लास आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। और यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के भी शेयर कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।